जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक, द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, और उसका हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए और टाउ। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो ओहम्स लॉ के डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। तो अब हमें इसी फॉर्मूले की हेल्प से ये देखना है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। मतलब बेसिकली हम ये बोल रहे हैं, जैसे हमने टीवी चलाया है, तो टीवी चलाया, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमने ले लिया, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ले लिया, जैसे ही उसके अंदर से करंट पास हो रहा है तो वो हीट हो जाता है, ठीक है। तो उसके हीट हो जाने से उसके अंदर जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उन पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या उनकी वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब हमने एक सर्किट बनाया, बहुत सोच समझ के सर्किट बनाया और उसमें रेजिस्टेंस हमने लगा दिया 20 ओम का। तो क्या रेजिस्टेंस को जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करते गए तो क्या उसकी वैल्यू 20 ओम ही रहने वाली है या उससे कम ज्यादा हो जाएगी। तो अब इसी क्वेश्चन का आंसर हम आज के लेक्चर के अंदर देंगे विद इसके न्यूमेरिकल के साथ और ग्राफ के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें पता है जब हम कोई भी मटेरियल ले रहे हैं तो उसके अंदर उसका मास फिक्स है, लेंथ फिक्स है, एरिया फिक्स है, ई फिक्स है। तो एक तरह से आर है वो डिपेंड कर रहा है इनवर्सली अपॉन एन एंड आर इनवर्सली अपॉन टाउ। एन क्या हो गया, नंबर डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। टाउ क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। एन की वैल्यू हमें बताइए कितनी होगी, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट क्यूब। मतलब एक तरह से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नंबर डेंसिटी होता है। नंबर डेंसिटी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये जनरली हम किसके अंदर कंसीडर करके चलते हैं कि मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं इन दोनों का वेरिएशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम देखेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे किस तरह से पड़ता है। अगर हम बात करें कंडक्टर की, या फिर बात करें हम इंसुलेटर की, या फिर बात करें हम सेमीकंडक्टर की, या फिर हम एलॉयज की बात करें, ठीक है। चारों केस हम स्टडी करने वाले। अभी बेसिकली हमने सिंपल कोई भी मटेरियल ले लिया, वो कंडक्टर हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है, सेमीकंडक्टर हो सकता है, या फिर कोई एलॉय हो सकता है, ठीक है। कोई भी सिंपल एक मटेरियल लिया। अब हमें पता है कि इस मटेरियल के अंदर क्या होगा, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है। जो भी है एटम्स होंगे, आयंस होंगे, ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया। अब एटम्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, इस मटेरियल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। बहुत सारे एटम्स हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना के न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, वो अटैच होंगे। इस तरीके से ये एक पूरा मटेरियल है। अब हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते जाएंगे, हमने टेम्परेचर को और इंक्रीज किया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एटम्स और आयंस है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे एट हायर फ्रीक्वेंसी। एट हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं इस तरह से उसकी वाइब्रेशन की स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। जितनी हायर फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करते जाएंगे उसके बाद यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन
ड्रिफ्ट करेगा वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द मटेरियल। जब वो ड्रिफ्ट करेगा एक एंड से दूसरे एंड तक, तो उसको रास्ते में मिलेंगे ये एटम्स, और इन एटम्स के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो बन जाएगा आयंस, और इनको लगेगा कि ये रास्ते में, लगेगा कि एक्चुअल में रास्ते में वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे बहुत हायर फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इलेक्ट्रॉन को क्या, देखो इलेक्ट्रॉन को ऐसे सीधा जाना था, ठीक है, इधर से निकल जाता, इधर से चला जाते, इधर से चला जाता, बट अब ये मार्कर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ही एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो कोलिजन के चांसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा पॉजिटिव एंड की तरफ, तो इन एटम्स या आयन के साथ उसका क्या होगा, कोलिजन होगा, और इस कोलिजन की वजह से अब उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आर डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, एक तो एन पे। जब हमने बोला आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है, तो जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, जब हमने किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में एन इंक्रीज हो गया, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, चाहे हम मेटल का केस ले या फिर इंसुलेटर ले या सेमीकंडक्टर ले या एलॉय ले, कोई भी ले, तीनों के अंदर एन की वैल्यू इंक्रीज होगी। एन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एक केस। सेकंड केस, जब हमने लिया कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ पे, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम तो कम हो रहा है ना, रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम। अब जब वाइब्रेशन ज्यादा है तो यहाँ से जो कोलिजन के चांसेस है वो भी बहुत जल्दी हो गया, मतलब मे भी पहले उसको एक कोलिजन इधर के बाद दूसरा कोलिजन इधर करना पड़ता, बट अभी वाइब्रेशन की वजह से इधर कोलिजन हुआ, थोड़ी दूर बाद फिर से कोलिजन हो गया, थोड़ी दूर बाद फिर से कोलिजन हो गया, तो उसको रिलैक्स रहने का टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर टाउ डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गए दोनों पॉइंट कि किस तरह से टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। फिर हम कैसे बोलेंगे कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, तो वो डिपेंड करेगा कि ये जो मटेरियल है इसका कौन सा नेचर है, क्या हमने इसको कंडक्टर कंसीडर किया है, या फिर हमने इसको इंसुलेटर कंसीडर किया है, या फिर हमने इसको सेमीकंडक्टर कंसीडर किया है, या फिर हमने इसको एलॉयज लिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनको वन बाय वन कि किस तरह से इनके जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करते हैं। अब जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन हम टेम्परेचर के साथ देखेंगे, मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, एलॉयज, सुपर कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम इसका मैथमेटिकल वेरिएशन देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के साथ किस तरह से डिपेंड करेगा, तो उसको स्टडी करते हैं। तो देखो इसमें तुम मान सकते हो कि चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। इसको हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, चेंज को ऐसे लिख लो, डेल्टा की बजाय डी लिख लो, डेरिवेशन के फॉर्म में डी आर, ठीक है। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल रेजिस्टेंस के। जब जो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी उसी के अंदर, तो हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो वो इनिशियल वैल्यू के अंदर ही तो ऐड करेंगे, तो मतलब ये डिपेंड करेगी। दूसरा ये डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर पे कि हमने टेम्परेचर को कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज किया है, ठीक है। दोनों फैक्टर को ज्वाइन कर दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डी टी। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा अल्फा, इधर लिख दो डी टी। यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जब हम ग्राफ स्टडी करेंगे तो उसमें यही वाला कॉन्सेप्ट आने वाला। देखो इसको दो तरीके से करके, अगर हम इंटीग्रेशन वाले मेथड से करेंगे वो न्यूमेरिकल के लिए हेल्पफुल होने वाला है। मैं सिंपल भी बता देती हूँ एक बार, अगर मैं इधर से करती ना, del r directly proportional to r naught del t,
यहाँ से वही अल्फा आर नॉट डेल टी, यहाँ से चेंज इन वेरिएशन, चेंज इन रेजिस्टेंस का मतलब क्या, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस को हमने आर नॉट बोला, और ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। तो आर एफ किसके इक्वल आ गए, इधर से आर नोट प्लस माइनस आर नोट को उस तरफ ले जाओ, प्लस का हो गया ना, तो कितना बन गया ये डेल टी आर एफ इज इक्वल टू आर नोट को कॉमन ले लो, 1 + अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, सिंपली एक मेथड तो हमने ये ले लिया कि डी का यूज नहीं किया, हम स्टार्टिंग से चेंज इन रेजिस्टेंस ले लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, और डेल्टा टी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा दिया अल्फा। चेंज इन रेजिस्टेंस का मतलब हमें पता है, ये फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, यहाँ से आर नोट को उस तरफ लेके और आर नोट को कॉमन निकाल दिया यहाँ से, और एक फॉर्मूला यहाँ से बनेगा आर एफ माइनस आर नोट डिवाइड बाई आर नोट डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। ये दो फॉर्मूले हम यहां से भी निकालेंगे, बट यहां से हम इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। इंटीग्रेशन करने की नीड क्यों है, न्यूमेरिकल्स के लिए इंटीग्रेट करो बोथ साइड्स, क्योंकि तो स्मॉल रेजिस्टेंस है ना, हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए इंटीग्रेशन कर दो डी आर, इधर अल्फा आर नॉट डी टी। ठीक है, रेजिस्टेंस इनिशियल आर नॉट, फाइनल रेजिस्टेंस आर एफ, टेम्परेचर T1 या T इनिशियल T फाइनल, डी आर का इंटीग्रेशन R हो जाएगा, मतलब आर एफ माइनस आर जीरो, इधर अल्फा आर नोट कॉमन, डी टी का इंटीग्रेशन T, लिमिट अप्लाई करो टी एफ माइनस टी जीरो, अप्लाई कर दो इधर ही, तो एक बार इसकी जगह टी एफ पुट कर दो और एक बार टी इनिशियल पुट कर दो, यही नहीं बन गया फॉर्मूला इधर से, मतलब आर एफ माइनस आर जीरो इज इक्वल टू ये और डेल्टा टी या डी टी, जो भी तुम्हें लिखना है। ठीक है, उसके बाद अपना आगे का डेरिवेशन सेम है। फिर ये जो एक स्टेप एक्स्ट्रा करवाया है, इसका पर्पस क्या है, क्यों हमें करने की नीड है। देखो, इन जनरल तो जो अल्फा होता है हमारे पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर तो कांस्टेंट दिया मिलता, बोर्ड्स के अंदर तो रेयर ही चांस है, अगर टीचर का दिमाग घूम गया और उसने बोल दिया कि अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वरना तो बोर्ड के अंदर तो सिंपली अल्फा का मतलब कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी मिलेगी, 1 2 0.1 0001 इस तरह से कोई भी वैल्यू दी मिलेगी। ठीक है, बट हो सकता है कि नीट या फिर जेई के क्वेश्चंस के अंदर अल्फा को इस फॉर्म में दे दिया जाए कि अल्फा डिपेंड कर रहा है 4t² प्लस 5t प्लस 6 इस तरह से, या फिर अल्फा कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो वो t² है, अल्फा इज इक्वल टू t², 2t², मतलब अल्फा को बोल दिया कि वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो उस केस में यहाँ पे सबसे पहले dt पुट करेंगे, dt का मतलब यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये इस वजह से हमने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लिया है, क्लियर है। ठीक है, वरना तो यहाँ से सिंपली इन्हीं दो फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। बोर्ड के अंदर हम ये वाला डेरिवेशन कर सकते हैं, कोई भी कर लो, ये कर लो या ये कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ स्टडी करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं मेटल्स के अंदर। तो ये तो हमने स्टडी कर लिया कि जब रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है एन पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है टाउ पे। ठीक है, तो मेटल के अंदर ऑलरेडी 10⁻²9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद अब इसके पास, मेटल के पास पहले से ही एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बाद अगर थोड़े से इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, क्या उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि जैसे किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए हो, ठीक है, करोड़ों अरबों रुपए हो, अगर उसको 1 लाख रुपए और मिल जाते, क्या उसको कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी करोड़ों में रुपए हैं। सिमिलरली इस मेटल के पास इतनी हाई नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो एन इंक्रीज हो रहा है, ये वाला फैक्टर इसमें मायने ही नहीं रखता, ये वाला फैक्टर हम काउंट ही नहीं करेंगे एन इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ठीक है। इसमें एन इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं कि टाउ डिक्रीज होगा, चाहे वो मेटल हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो या एलॉय हो, हर एक के अंदर ये एन इंक्रीज हो रहा है, टाउ डिक्रीज हो रहा है, दोनों फैक्टर सेम रहने वाले हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो टाउ कंपोनेंट है ये डोमिनेटिंग होगा। टाउ कंपोनेंट क्या होगा, डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि एन ऑलरेडी इतना हाई है कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम एन को कर देंगे नेग्लेक्ट। जब हमने एन को नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, जब हमने एन को नेग्लेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा टाउ के ऊपर। ठीक है, मतलब अब हमें पता है टाउ हो रहा है डिक्रीज टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो मेटल के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस ऑफ मेटल ऑल्सो इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमने अभी लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो हमने देखा था कि यहाँ पे आर का फॉर्मूला क्या था, आर टी माइनस आर जीरो डिवाइड बाई आर जीरो इंटू टी। ठीक है, अब हमें पता है कि आर टी की वैल्यू ग्रेटर हो गई आर जीरो से, इनिशियल रेजिस्टेंस था उसके कंपैरिजन में जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो चुका है, मतलब आर टी ग्रेटर है, तो अल्फा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब ये जो ग्राफ हम लेने वाले कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा फॉर मेटल्स, फॉर मेटल्स। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया कॉपर, कॉपर के लिए अल्फा होता है 0.004 डिग्री पर सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर को अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करूंगी तो अल्फा की वैल्यू कॉपर के अंदर इतनी इंक्रीज होती है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वैसे समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें अल्फा पॉजिटिव होता है और वैल्यू स्मॉल होती है। ठीक है, वैल्यू स्मॉल सभी में होगी, इनके अंदर जो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होंगे इनके अंदर और भी ज्यादा स्मॉल होने वाली है। क्लियर? ठीक है, अब इंसुलेटर के अंदर क्या है, इंसुलेटर के अंदर अब इंसुलेटर क्या है कि इसके पास तो ऑलरेडी एन की ही कमी है, इंसुलेटर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एन डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, एन डोमिनेटिंग फैक्टर होगा और टाउ को हम कर देंगे नेग्लेक्ट, टाउ को नेग्लेक्ट कर दो। अब रेजिस्टेंस डिपेंड कर गया, हमें पता है एन पे, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से एन इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इंसुलेटर के अंदर रेजिस्टेंस कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, जैसे जैसे इंसुलेटर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इंसुलेटर के अंदर तो इसका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो मतलब यहाँ पे आर टी की वैल्यू लेस देन होगी आर नोट से, तो हम बोल सकते हैं अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा, वैल्यू स्मॉल होगी और नेगेटिव होगा। क्लियर है? अभी इसके साथ ही एक में वो रह गया सेमीकंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर भी सेम है, बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन है ऊपर वाली जो ऊपर हमने पढ़ी है, इसमें भी एन डोमिनेटिंग होगा, टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, इसी तरह अल्फा क्या हो जाएगा, सेम रीजन की वजह से नेगेटिव आ जाएगा और अल्फा की वैल्यू इसमें भी क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, सेमीकंडक्टर का हो गया। अब सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ आता है वो हमारे पास क्या हो गया, सेम होगा, इसके अंदर भी जो इंसुलेटर का ग्राफ है वही इसका क्या होगा, सेमीकंडक्टर का ग्राफ होगा। अब रह गया एलॉयज का, एलॉयज, एलॉयज कौन कौन से हो गए, जैसे कि हमने ले लिया कॉन्स्टेंटन,
मैंगानीन, यूरेका। ठीक है, अब इन एलॉयज की जो अल्फा होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो 0.00001 होती है, जिसको हम अप्रोक्स 0 भी बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में आता है एलॉयज के लिए अल्फा की वैल्यू 0 होती है तो ठीक है 0 होती है, अगर ऑप्शन कुछ भी नहीं देगा तो हम 0 बोल सकते हैं, वरना तो इसकी वैल्यू इतनी होती है, मतलब बहुत स्मॉल होती है। जब हम टेम्परेचर के अंदर 1 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो अल्फा की वैल्यू सिर्फ इतना सा माइनर सा वेरिएशन शो करती है। ठीक है, ये एलॉयज के लिए है और इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट ही है लगभग लगभग, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना तो हल्का हल्का बढ़ रहा है, हल्का 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 हल्का, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं बोल सकते। कांस्टेंट है ना, देखो हल्का हल्का ऊपर जा रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का ऊपर इंक्रीज हुआ, बिल्कुल थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, ये किसके लिए है? एलॉयज के लिए है। ये हमारा इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों का ग्राफ आ गया। क्लियर हो गए? तीनों के तीनों अलग अलग भी बना सकते हो, एक में भी बना सकते हो। यहां से क्वेश्चन आता है कि हम एलॉयज का यूज स्टैंडर्ड कॉइल रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्यों करते हैं? तो देखो, एक तो रीजन यही होता है कि जो इसका अल्फा होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। अल्फा क्या होगा? बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। अब अल्फा स्मॉल होने का मतलब क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ, बहुत इंक्रीज कर दो, उसके बाद भी जो वेरिएशन इन रेजिस्टेंस है, वेरिएशन इन रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, इज वेरी वेरी स्मॉल। हम क्या चाहते हैं? जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने कोई सर्किट बनाया है, वहां पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए 20 ओम। ठीक है, हम क्या चाहेंगे कि हमारा सर्किट के अंदर हम 1 घंटे से 2 घंटे से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 20 ओम रहे या फिर 15 ओम या फिर 25 ओम बन जाए। जब हम पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम यही चाहेंगे ना कि उसकी वैल्यू 20 ही रहे। तो इसी वजह से हम यहाँ पे एलॉयज का यूज करते हैं। सेकेंड रीजन इसकी जो रेजिस्टिविटी बोल दो या फिर रेजिस्टेंस बोल दो एलॉयज, रेजिस्टिविटी या फिर इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा, और इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से हमें शॉर्ट लेंथ के अंदर ही रेजिस्टेंस को बना सकते हैं, मीन्स हम स्मॉल लेंथ से भी रेजिस्टेंस की वो वैल्यू अटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक रीजन होता है कि इसके ऊपर एक्सटर्नल कंडीशंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। एक्सटर्नल कंडीशंस जैसे कि एयर, मॉइस्चर, या फिर वो जो एक्सटर्नल कंडीशंस हमने ले ली है टेम्परेचर के अलावा, क्योंकि टेम्परेचर का हल्का फुल्का इफेक्ट हो रहा है, बट फिर भी हम एक्सटर्नल कंडीशन में मॉइस्चर और प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी कंडीशन हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल कंडीशंस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो एक तरह से हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, वो लंबे टाइम तक हम सर्किट के अंदर यूज कर सकते बिना उसकी वैल्यू के अंदर वेरिएशन लेके आए। ठीक है, हो गया मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और एलॉयज और ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो,